आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब हम क्या समझते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से, वो आज हम लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक जर्नल मीनिंग अगर मैं बात करूं, दैट इज द इंटरेक्शन विद मैटर, मतलब इंटरेक्शन विद मैटर, इंटरेक्शन विद मैटर, इंटरेक्शन विद मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करता हूं तो इंटरेक्शन विद मैटर, पर किसका, मैटर के साथ किसका इंटरेक्शन, मैटर के साथ किसका इंटरेक्शन। अगर मैं बात करता हूं किसका इंटरेक्शन, तो मेरे पास एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड ईएम वेव्स, दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैटर के साथ जब इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वही एनालाइज करते हैं। मीनिंग क्या है भाई साहब, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि वो जो ईएम वेव्स है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। जो फिनोमिनाज अकर होते हैं वो हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। दिस इज द क्राइटेरिया। तो हमारे पास मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमारे पास यार दो चीज समझने के लिए आती हैं कि क्या है, एक ईएम वेव्स क्या होती हैं और एक हमारे पास मैटर क्या होता है, इन ऑर्डर टू स्टडी द स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं यहां पे बात करता हूं व्हाट इज मैटर, मैटर तो हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज यहां पे जो एनवायरमेंट में है, चाहे आइदर इन सॉलिड स्टेट, आइदर इन लिक्विड स्टेट और आइदर इन हम बोल सकते हैं गैसियस स्टेट्स, वो हमारे पास मैटर हो जाती है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वॉल्यूम दैट कैन बी कंसिडर्ड इज अ मैटर। ये तो बात हो गई। अब ये तो थोड़ी सी इंग्लिश वाली लैंग्वेज हो जाती है, पर अगर हम बात करते हैं कि कोई भी चीज जो एनवायरमेंट में पड़ी हुई है, कोई भी चीज जो एनवायरमेंट में पड़ी हुई है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैटर, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैटर, उसको हम मैटर कंसिडर कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार ईएम वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अगर समझेंगे तो हमारे पास क्या आता है कि अगर हम ईएम वेव्स के बारे में समझते हैं, ईएम वेव्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इट हैज टू कंपोनेंट्स, इट हैज टू कंपोनेंट्स। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एंड एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक एंड एक हमारे पास होता है मैग्नेटिक। अब ये दोनों कंपोनेंट से क्या बन रहा है, एक वेव बन रही है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है, दे हैव द टू कंपोनेंट्स, वन इज द इलेक्ट्रिक एंड अनदर वन इज द मैग्नेटिक, अनदर वन इज द मैग्नेटिक। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक है, देखेंगे कैसे होता है। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, लेट अस सपोज कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अभी स्टेबल, मतलब क्या कहते हैं, मूवमेंट नहीं कर रहा, स्टैटिक पोजीशन में है। मान लेते हैं कोई भी अगर मूवमेंट नहीं कर रहा तो स्टैटिक पोजीशन में है, तो इसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। ये बात तो समझ में आती है कि हम जो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि लेट अस सपोज कि हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसमें क्या है कि उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, उसमें क्या है यार हमारे पास, उसकी वजह से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। पर कब, जब स्टैटिक पड़ा हुआ है तब क्या होता है, एक्चुअली में इट हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, एक आता है हमारे पास ऑसिलेटिंग मोशन, एक आता है हमारे पास ऑसिलेटिंग मोशन। ऑसिलेटिंग मोशन की अगर मैं बात कर लूं, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, एक मीन पोजीशन। लेट अस सपोज कि हमारे पास ये जो मार्कर है वो मीन पोजीशन है और पहले इलेक्ट्रॉन इस मार्कर पे ही था, तो मार्कर के जो अप एंड डाउन जा रहा है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन एंड बैक एंड फोर्थ, मतलब ये जो पोजीशन, ये जो मूवमेंट हो रहा है दैट विल बी एन ऑसिलेटिंग मोशन एंड ये जो मोशन हो रहा है दैट विल बी ऑल्सो एन ऑसिलेटिंग मोशन। दिस विल द क्राइटेरिया कि भाई ठीक है, ऑसिलेटिंग मोशन समझ में आता है कि एक मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ जाने को हम बोल सकते हैं ऑसिलेटिंग मोशन। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, एक होता है हमारे पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो हमें यह पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल रोटेट इन अ सर्टेन ऑर्बिट्स, कि जो इलेक्ट्रॉन है दे विल रोटेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स की अगर हम बात करें तो उनमें एक रोटेटरी मोशन भी होता है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, अगर वो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन करता है या सर्कुलर मोशन करता है, तो ये बात तो क्लियर है कि ऑसिलेटिंग मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटरी मोशन होता है,
आगे यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे पास रोटेटरी मोशन होता है वो भी हमारे पास एक्सलरेटरी मोशन होता है, बिकॉज एट एवरी पॉइंट इन अ सर्कल द डायरेक्शन चेंजेस नॉट द मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी है पर वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो अगर मैं बात करता हूं तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है। मान लिया सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन राउंड एंड अबाउट हाइपोथेटिकल मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो वो सर्कुलर पाथ में होता नहीं है ऐसा। पर अगर हम मान लेते हैं इतने से चल रहा है तो कोई भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, बट एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन चेंजेस, और उस डायरेक्शन चेंज की वजह से क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। और आपको ये तो पता होगा कि भाई वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हमारे पास एक्सलरेशन भी आएगी और एक्सलरेटेड मोशन कहलाएगा। तो ये चीज हो जाती है। तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आइदर क्या कहते हैं ऑसिलेटिंग मोशन कर रहा हो या हमारे पास रोटेटरी मोशन कर रहा हो, तो दे विल एग्जीक्यूट एन एक्सलरेटरी मोशन। और जब भी किसी चार्ज पार्टिकल में मोशन होगा, एक्सलरेशन होगी, दे विल प्रोड्यूस, हम बोल सकते हैं कि क्या प्रोड्यूस करेंगे यार, वो हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आती है कि मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, हमने 11th-12th में पढ़ा है कि भाई मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। आगे यहां पे बात कर लेते हैं कि यार मैग्नेटिक फील्ड कैसे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे। जो भी हमारे पास ईएम वेव का क्राइटेरिया रहता है, उसमें अगर हम बात करते हैं कि कोई पार्टिकल मान लेते हैं दिस विल बी द टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज एक मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो जा रहा है, टू एंड फ्रो, दैट इज दिस विल बी द क्राइटेरिया। ये हमारे पास ऑसिलेटिंग मोशन है। तो अगर ऑसिलेटिंग मोशन है तो अभी मैंने आपको क्लियर करा कि दैट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं तो ये चीज आती है हमारे पास। मान लेते हैं ये चीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और ये जो चीज है हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं ये चीज, ये वाली जो है हमारे पास वो आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास ईएम वेव्स आती है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बिकॉज जो चार्ज है दे आर आइदर एग्जीक्यूटिंग द ऑसिलेटरी मोशन और दे आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। उसकी वजह से क्या है भाई, एक्सेलरेशन आ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल जो है वो मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो डायरेक्शन है, अगर मैं म्यूचुअल डायरेक्शन की बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअल डायरेक्शन की बात करता हूं, तो हमारे पास क्या आता है यार कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और वाइस वर्सा। एग्जांपल ऐसे समझें कि हम यहाँ पे जो ये हमारे पास जो मार्कर है दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, या मतलब प्रोपोगेट कर रही है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, डाउनवर्ड भी हो सकती है, दैट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इस पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, इसके पर्टिकुलर डायरेक्शन के जो भी डायरेक्शन हमारे पास 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, उस डायरेक्शन में हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी, दैट विल बी द क्राइटेरिया। तो ये हमारे पास समझ में आता है सिंपल तरीके से कि भाई ईएम वेव्स क्या हो गई। सिंपल तरीके से हमने क्या बोला कि जब भी कोई एक पार्टिकल क्या कर रहा है, जब भी कोई एक पार्टिकल हमारे पास सिंपल तरीके से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, या हमारे पास क्या बोल रहा है कि भाई सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, जो कि हमारे पास ईएम वेव्स बना रही है। ईएम वेव्स में दो कंपोनेंट्स हो गए जो कि हमारे पास दोनों ही 90 डिग्री पे होते हैं, दैट विल बी द सिंपल क्राइटेरिया। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो उसमें हमारे पास यार ईएम वेव्स कैसे इंटरेक्ट करती है और क्यों इंटरेक्ट करती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार मान लेते हैं कोई भी एक ईएम वेव है, मान लेते हैं ईएम वेव है ना, अब ये वाली ईएम वेव आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यार यहाँ पे कोई भी एक मैटर है, अब मैटर में तो कोई भी आ सकता है, जैसे कि मान लेते हैं भाई मैटर में कोवेलेंट बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं मानता हूं कोई ए बी एक मैटर है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि ए और बी की अगर मैं बात करता हूं, ए और बी एक हम बात कर सकते हैं मैटर है, तो इसके अंदर सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बात समझ में आती, सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर मैं इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूं कि भाई कैसे ये स्ट्रक्चर दिखेगा, तो मान लेते हैं
पहले क्या है कि यहाँ पे ये जो ए का एटम है उसमें एक न्यूक्लियस भी है, उसमें एक न्यूक्लियस भी है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, यहाँ पे क्या है इसके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं ये ए की चीज हो गई और यहां पे क्या है बी है, यहां पे क्या है बी है, यहां पे हमारे पास क्या है बी है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं यहां पे हमारे पास क्या है कि जब ये शेयरिंग हो रही है तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो जो ए का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ए का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लिया ये ए का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस वन इज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, तो वो थोड़ा सा बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। और ऐसे ही क्या है यार, यहाँ पे ना लोन पेयर पड़े हुए हैं बी के भी, लोन पेयर है यहाँ पे भी बी के और यहाँ पे भी लोन पेयर हैं बी के। तो दिस विल बी द क्राइटेरिया सेम एज द न्यूक्लियस ऑफ बी भी होगा। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बाई चांस अगर मान लेते हैं कि यार यहाँ पे पाई बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है यार, पाई बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है, पाई बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं यार यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं पाई बॉन्डेड, जो कि एक ए का है जो कि एक बी का है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं दिस इज द पाई बॉन्ड एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। ये बात समझ में आती है, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। आगे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं इनकी एक सुटेबल एनर्जी होती है, अलग अलग तरीके की एनर्जी होती है। कैसे समझेंगे आगे यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो न्यूक्लियर स्पिन होता है। न्यूक्लियर स्पिन आपने सुना होगा नाम की, भाई न्यूक्लियस स्पिनिंग, तो न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी भी होती है, न्यूक्लियस की खुद की एनर्जी है जो वो स्पिन कर रहा है। यहाँ पे जो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है भाई इनकी खुद की एक एनर्जी है। यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इनकी भी खुद की एक एनर्जी है। ऐसी सिमिलर बी के न्यूक्लियस भी स्पिन कर रहा है, उसकी एक खुद की एनर्जी दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी। आगे हम बात करते हैं कि ये जो नॉन बॉन्डिंग है उसके भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी। आगे हम यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स होता है वो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करता है, तो किसी एक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है ना, वाइब्रेशनल एनर्जी भी हो सकती है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया जिसके अबाउट वो कंपाउंड रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है जैसे मान लेते हैं ये कंपाउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे कंपाउंड रोटेट कर रहा है, तो दिस विल बी द रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन होगा या रोटेटर हम बात कर सकते हैं सिंपल तरीके से रोटेटरी मोशन होगा। रोटेटरी मोशन मतलब हम बात कर सकते हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट कोई एक कंपाउंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो रोटेशनल एनर्जी भी देखने के लिए मिलेगी, रोटेशनल एनर्जी भी देखने के लिए मिलेगी। दिस विल बी द क्राइटेरिया, भाई रोटेशनल एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। तो इन एंड अबाउट अगर मैं बात करता हूं सिंपल तरीके से, तो हमारे पास कितनी तरीके की एनर्जी किसी एक कंपाउंड या किसी एक मैटर में हो सकती है, तो वो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिंपल तरीके से आता है कि यार हमारे पास एक तो न्यूक्लियर वाली हो गई, न्यूक्लियर स्पिन देखने के लिए मिल रहा है ना, और एक हम बात करते हैं कि हमारे पास यार वाइब्रेशनल हो गई, जो टू एंड फ्रो हो रही थी वाइब्रेशनल हो गई, वाइब्रेशनल। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है रोटेशनल, रोटेशनल आ गई हमारे पास, रोटेशनल आ गई। आगे यहाँ पे बात कर ली यार हमारे पास एक और आती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी दे विल आइदर द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो उसके आगे हम बात करेंगे। बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होती है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है, हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, ये बात समझ में आनी चाहिए किसी एक मॉलिक्यूल की अगर हम सिंपल तरीके से बात कर लें। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारे पास सिंपल तरीके से ये चीज हो गई। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो जो ईएम वेव्स हैं उसका एक स्पेक्ट्रम बनता है। व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? जब हम किसी भी ईएम वेव्स, बहुत सारी ईएम वेव्स हैं, जैसे आपने सुना होगा भाई यूवी रेज हो गई, विजिबल हो गई जिसमें विबक्योर आता है, जिसमें गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, ये क्या है, एक स्पेक्ट्रम बनाती हैं। स्पेक्ट्रम क्या है कि भाई हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ लगा देते हैं। जब हम किसी भी हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे तो अगर हम बात करते हैं ईएम वेव्स को, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ अगर हम लगा दें, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ, हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम। तो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात कर लें, ये चारों हमारे पास तरीके से समझ में आ जाती हैं चीजें कि भाई किसी मैटर में ये मेन तरीके की हमारे पास एनर्जीज हो सकती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंपल तरीके से, तो हमारे पास अगर मैं ये स्पेक्ट्रम की बात कर लूं तो स्पेक्ट्रम में हमारे पास जनरली क्या आता है, स्पेक्ट्रम में हमारे पास जनरली आता है कि यार हमारे पास सबसे पहले आ जाती है कौन सी रेज आ जाती है भाई, गामा रेज आ जाती हैं, गामा रेज आ जाती हैं, है ना।
गामा रेज के बाद आ जाती हैं यार एक्स रेज आ जाती हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं यूवी, दैट इज हम बोल सकते हैं यूवी रेज आ जाती है। फिर हमारे पास विजिबल रीजन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज विबग्योर। अगर हम विजिबल लिख के विबग्योर लिखें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। विजिबल रीजन आ जाता है, विजिबल रीजन आ जाता है जिसमें विबग्योर चीज आती है, आपको पता होगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास आती है इंफ्रारेड, जिसमें इंफ्रारेड के अंदर भी फार इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, ये चीजें आ जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आईआर के बाद हमारे पास कौन सी आती है, आईआर के बाद हमारे पास आ जाती है यार माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आती है रेडियो वेव्स हो गई। तो दिस इज द क्राइटेरिया कि अगर हम यहां से स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, जब हम डाउन जा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रही है यार, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। और वेवलेंथ अगर मैं बात करता हूं E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा है और एच न्यू है। अगर मैं बात करूं एच न्यू है, तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं बात सिंपल तरीके से बात करता हूं तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या एनर्जी डिक्रीज नहीं हो जाएगी? क्या रेडियो वेव्स की एनर्जी मिनिमम नहीं हो जाएगी स्पेक्ट्रम में? तो यहां पे हमारे पास मैं ये बोल सकता हूं कि यार एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं बात करता हूं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है या एफ है, अगर मैं बात करता हूं वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं स्पेक्ट्रम समझ में आ गया भाई, एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, ईएम वेव्स इंटरेक्ट कर रही हैं मैटर के साथ। देखो ईएम वेव्स क्या है, एक तरीके का चार्ज ही है ना जो ऑसिलेट कर रहा है, दैट विल बी प्रोड्यूसिंग, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब किसी मैटर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स भी तो रोटेट कर रहे हैं, उनके पास भी तो सर्टेन एनर्जीज हैं, दैट इज वाई कि हम बोल सकते हैं। और अगर ऊपर ब्लंट फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होता है कि दैट इज वाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दैट विल दिस इज द रीजन कि वो इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, दैट इज द रीजन कि वो इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, और सर्टेन फिनोमिनाज आते हैं। अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंपाउंड है और उसकी हमें न्यूक्लियर स्पिन चेंज करनी है, तो दैट इज हम बोल सकते हैं रेडियो वेव्स लगेंगी। अगर हमें बात करनी है कोई एक कंपाउंड है जिसकी हमें न्यूक्लियर स्पिन चेंज करनी है तो रेडियो वेव्स लगेंगी। अगर हम बात कर रहे थे यार वाइब्रेशनल एनर्जीज चेंज करनी है, वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज करनी है तो आईआर लगेगी। तो कुछ सर्टेन हमारे पास एनर्जी होती है जो कि क्वांटाइज्ड होती है। अब क्वांटाइज्ड वर्ड से क्या समझते हैं अपन, क्वांटाइज हम बोल देते हैं कि यार दिस लेवल ऑफ एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। कि अगर हम क्वांटाइज बात समझें तो हमारे पास क्वांटाइज्ड वर्ड क्या आता है, मैं इसको रब करने जा रहा हूं और क्वांटाइज्ड आपको समझाने जा रहा हूं कि क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या होता है। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब अगर हम इन ब्लंट फॉर्म समझें तो कोई एक, मान लेते हैं कोई एक पर्सन है जिसको आप कोई भी एक बच्चा है, मतलब मान लेते हैं कोई भी एक बच्चा है जिसको आप कोई भी टॉफी दे दो और कितनी भी टॉफी दे दो, दैट इज कोई भी टॉफी दे दो और कितनी भी टॉफी दे दो, दैट इज द टाइप एंड द अमाउंट इज नॉट बैरियर हेयर। मतलब आप कोई भी टॉफी दे रहे हो और कोई भी कितनी भी टॉफी दे रहे हो, यहां पे क्वांटाइज नहीं है। क्वांटाइज मतलब हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है कि भाई इतना ही है या उसके मल्टीपल्स हैं। एग्जांपल आगे हम यहां पे एक बच्चा और लेते हैं, अब ये कह रहा है कि यार मेरे को तो ना पल्स की टॉफी चाहिए और 5 ही चाहिए। तो अब पल्स की जो टॉफी है दैट इज अ टाइप और 5 इज द क्वांटिटी। मतलब इसका जो टॉफी लेने का क्राइटेरिया है वो क्वांटाइज्ड हो गया, दैट इज अ फिक्स हो गया कि अगर आप इसको मैंगो की कोई टॉफी दोगे और कोई टॉफी दोगे तो दैट विल नॉट एक्सेप्ट द क्राइटेरिया, दैट विल, वो क्या करेगा, वो भाई लेगा ही नहीं। और अगर आप उसको पल्स की भी टॉफी दे रहे हो और आप उसको क्या कह रहे हैं यार 5, अगर हम बात करते हैं 5 के मल्टीपल्स में दैट इज 5, 10, 15 इनके मल्टीपल्स में 5 के मल्टीपल्स में दे रहे हो, यहां पे ये बच्चा क्या करेगा, टॉफी ले लेगा। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं क्या मैं पल्स की टॉफी इसको 3 दे सकता हूं? नहीं। क्या मैं इसको टॉफी 8 दे सकता हूं? नहीं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं सेम चीज, अगर मैं बात करता हूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये कैसे एप्लीकेबल होती है, तो अगर मैं बात करता हूं कि देयर आर सर्टेन एनर्जी लेवल्स के बीच में कुछ एनर्जी गैप होता है। मान लेते हैं कि यहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है और इसको अपने सेकंड शेल में जाना है, यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी थी 50 क्या कहते हैं जूल्स में, और यहां पे मान लेते हैं 100 जूल की एनर्जी चाहिए।
तो 100 जूल। तो अगर मैं यहाँ पे मानूं कि ये जो एनर्जी गैप आ रहा है दैट विल बी ऑफ 50 जूल, दैट विल बी ऑफ 50 जूल। तो अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कोई भी लाइट जो इसको 50 जूल की एनर्जी दे सकती है, 50 जूल की एनर्जी दे सकती है, यहाँ पे भाई 150 हो गया, यहाँ पे हमारे पास 200 हो गया, इन द मल्टीपल्स ऑफ 50 अगर कोई लाइट उसको वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, तभी वो ट्रांजिशन करेगा। वही मतलब क्वांटाइज्ड एनर्जी, दिस इज द क्वांटाइज्ड एनर्जी। बट टाइप क्या है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कोई एक मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वेव वो उठा लेगा, रे उठा लेगा, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखी थी, और अमाउंट दैट इज हमारे पास 50 जूल ही लेगा, दैट इज वो क्वांटाइज्ड है। ये मतलब नहीं है कि यार ये इलेक्ट्रॉन इसे कितने भी एनर्जी दे दो और कोई सी भी एनर्जी दे दो तो वो ट्रांजिशन कर देगा, नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक क्वांटाइज्ड वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, दिस इज द क्राइटेरिया। तो आगे हम यहाँ पे अगर बात कर लें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई क्वांटाइज्ड वर्ड क्या होता है। क्वांटाइज्ड मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइट in a particular type amount, in a particular amount, this is considered to be a quantized form, this is considered to be a quantized form। हाँ, अगर 50 चाहिए तो उसके मल्टीपल्स जरूर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर 5 टॉफी चाहिए थी तो ये इसको 5, 10, 15, 20 ऐसे दोगे चल जाएगा। देखो अगर मैं इस बच्चे को क्या करता हूँ, 5 के मल्टीपल्स में टॉफी ना देके कुछ और दे देता हूं, तो ये 5 रख लेगा, 3 दे देगा, दिस विल बी द क्राइटेरिया होता है। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन की बात है ना, तो आप अगर इसको 70 दे रहे हो, क्या दे रहे हो, 70 दे रहे हो, तो ये नहीं होगा कि ये 50 यूज कर ले और 20 आपको वापस दे दे। ये इसमें क्या कहते हैं, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये क्राइटेरिया नहीं होता। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये क्राइटेरिया नहीं होता कि भाई हमने क्या करा कि यार चलो हमारे पास 100 नहीं है, मल्टीपल्स ऑफ 50 नहीं है, हमारे पास 70 है, हमने 70 दे दी, तू 50 रख ले, 70 में से 20 हमें वापस दे दे। अब ये थोड़ी ना होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये कंसेप्ट नहीं लगता। तो दिस इज द क्राइटेरिया, भाई क्वांटाइज्ड फॉर्म समझ में आती है। अगर हम टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर लेते हैं तो हमारे पास मेजरली 2 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। पर अगर हम मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर लें तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी रेज हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमने पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्या कहते हैं आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसमें हमें इंफ्रा